अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। हमने ये देखा कि इसराइल और ईरान के दरमियान जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है वो ख़ासी शिद्दत इख्तियार कर गई ओवर द वीकेंड, और हफ्ते की रात को ईरान की तरफ से तकरीबन 350 मिज़ाइल्स और ड्रोन जो है वो इसराइल की टेरिटरी की तरफ फायर किए गए। इसमें 99% जो मिज़ाइल्स थे उनको इंटरसेप्ट किया आयरन डोम ने, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचने की भी इतलात सामने आई। जैसे नेवाटे एयरबेस के हवाले से कहा गया कि वहाँ कुछ नुकसान पहुँचा लेकिन कैजुअल्टीज़ नहीं हुई। अब सवाल ये है कि आया इतने बड़े स्केल पर ईरान ने यह हमला क्यों किया? वो इसलिए किया कि 1 अप्रैल को जो दमास्कस में ईरानी कौंसल खाना था उस पर इसराइल की तरफ से अटैक किया गया था, जिसमें तकरीबन 7 कैजुअल्टीज़ हुई, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत जो कि ब्रिगेडियर जनरल थे IRGC के, जिनका नाम था रज़ा ज़ाहिदी, उनकी कैजुअल्टी भी शामिल है। इसके बाद ईरान ने यह फ़ैसला किया कि अब डायरेक्टली इसराइल पर यह हमला किया जाएगा, जो कि 1973 के बाद इसराइल पर होने वाला सबसे बड़ा अटैक है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि बेशक अमेरिका और दीगर जो वेस्टर्न एलाइज़ हैं उनकी तरफ से इसराइल के दिफा को यकीनी बनाने के लिए इन हमलों का जवाब देते हुए इन ड्रोन्स को, इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया। लेकिन क्या आगे चलकर इसराइल इस हमले को भी रिस्पॉन्ड करेगा? दूसरी चीज़ ये कि हमने आज देखा कि सलामती कौंसिल का जो इजलास हुआ है उसमें ईरान और इसराइल दोनों की तरफ से एक दूसरे पर पाबंदियां लगाए जाने और एम्बार्गोज़ प्लेस करने के मुतालबे किए गए। अमेरिका ने इसराइल के मौक़िफ़ की तायीद की, लेकिन चीन ने दोनों ममालिक को तहम्मुल से काम लेने का कहा। इस सारी सूरत हाल में 22 अप्रैल को जो ईरानी सदर हैं पाकिस्तान के दौरे पर वो आ रहे हैं, तो इसका उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? दूसरी चीज़ ये कि इसराइल क्या दोबारा से रिस्पॉन्ड कर सकता है, और फ़लस्तीन का जो मसला है उस पर इस सारी सूरत हाल का इम्पैक्ट क्या होगा? गुफ्तगू का आगाज़ इससे करते हैं। हमारे साथ खुर्शीद महमूद कसूरी साहब मौजूद हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं। कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताया यही जाता है कि 1973 की जो यौम किपुर वॉर थी उसके बाद इतना बड़ा हमला हो सका इसराइल पर किसी बैरूनी मुल्क की तरफ से। आपको क्या लगता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? क्योंकि एक डिबेट है कि आया पैलेस्तीनियन इशू के रिस्पॉन्स में अगर ये किया जाता तो बहुत पहले ही हो जाता। तो आप क्या समझते हैं कि जो एम्बेसी के ऊपर अटैक था ईरान की, ये सिर्फ उसकी रिटेलिएशन है या कोई और पैगाम भी था ईरान का? नहीं, देखें बात यह है कि ईरान ने बहुत देर से रिस्ट्रेंट इसलिए भी दिखाई है कि एक तो उस पर सैंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और जो उसके इलाके में बदकिस्मती से जो नेबर्स हैं उनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं, ख़ास तौर पे जो गल्फ़ के नेबर्स हैं उनसे भी ताल्लुकात उनके अच्छे नहीं हैं। अमेरिका से तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं हैं, और रहे नहीं जब से शाह ईरान का तख्ता उल्टा है, और फिर उसके बाद अमेरिकन को वहाँ प्रिजनर्स बनाया गया था, एम्बेसी के अंदर उन्हें कैद कर लिया गया था, तो ताल्लुकात तो उनके अच्छे नहीं रहे। इसलिए बहुत वो कोशिश करते रहे हैं कि उतना ही अमल करें जितना कि वो समझते हैं कि उसका रिस्पांस भी आएगा, उसको बर्दाश्त कर सके। मसलन इजराइल ने उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट कई मरतबा कत्ल किए हैं माजी में, और वो अगर उनकी वाकई अगर आप उनके देखते रेवोल्यूशनरी नेचर जो रेजीम का है, तो उनकी ख्वाहिश डेफिनेटली थी कि इससे ज़्यादा रद्द अमल दें, पर उनको ये पता है कि इजराइल अकेला नहीं है, इजराइल के पीछे पूरा वेस्ट खड़ा है, और ख़ास तौर पर अमेरिका खड़ा हुआ है। इसलिए ईरान ने पूरी कोशिश की है कि अपना प्रिंसिपल स्टैंड रखते हुए उसने फ़लस्तीन के मामले में एक कंसिस्टेंट पोजीशन अपनाई हुई है, उसमें कोई उसने तब्दीली नहीं की। लेकिन अब जो हुआ यह है कि ये जो हमास और जो भी वहाँ गजा में हो रहा है और ख़त्म होने पे वो बात आ ही नहीं रही, तो ईरान के एक लिहाज से उसकी कमज़ोरी नज़र आ रही थी। लोग ये कहने लगे थे कि जी ईरान और उसकी जो प्रॉक्सीज हैं उन्होंने वहाँ बिल आखिर वो मकसद अचीव नहीं किया। लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता। कीमत तो असल में फैसला हमास ने ये करना था। हमास ने वो कीमत अदा कर दी जो कोई तसव्वुर नहीं कर रहा था कि वो एक मुक़य्यद लोग, दुनिया का सबसे बड़ा प्रिजन गजा को कहा जा रहा है, उसमें रहते। हाँ, ईरान ने उनको सपोर्ट ज़रूर किया है, और जो दूसरे ईरान के इस इलाके में दोस्त हैं, वो चाहे यमन में होती हैं या उनके ईरान या इराक में उनके सपोर्टर्स हैं,
उनकी तरफ से मदद जरूर मिली है, लेकिन असल में जो उसकी जो मुश्किलात हैं, उसकी जो डेथ और डेवस्टेशन है, जो कत्लेआम हो रहा है वहाँ, वो तो बेचारे वहाँ हमास के और वो जो उस इलाके के गजा के लोग हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ईरान ने ये तो जरूर किया है, बावजूद इसके कि सारी दुनिया के बड़े बड़े मुल्क मगरब के उसके खिलाफ खड़े थे, उसने अपनी सपोर्ट नहीं हटाई इनके से, और उसके जो उस इलाके में उसके एलाइज समझे जाते हैं उन्होंने सपोर्ट भी किया है खुल के ईरान को, इसको गजा को। कसूरी साहब, लेकिन ये कता कलामी की माजरत, लेकिन जॉर्डन की तरफ से स्ट्राइक डाउन किया गया ईरानियन मिसाइल्स को, इसने सरप्राइज किया आपको कि वो इसराइल को बैक कर रहे थे सारे स्कर्मिशेस में? देखिए जब तक डिटेल्स नहीं आएंगी मैं उस पर कमेंट इसलिए नहीं करूंगा। आज मैं पढ़ रहा था मुख्तलिफ दुनिया में जो मज़ामीन आए हैं, जो हालांकि जो दुनिया के टॉप राइटर्स हैं वेस्ट में, नॉर्मली टॉमस फ्रीडमैन बड़ा बैलेंस लिखते हैं, लेकिन आज उन्होंने जिस किस्म के, मैं खुद हैरान हो गया जिस किस्म का कॉलम लिखा है, मैं उस पर हैरान हुआ हूँ क्योंकि बिल्कुल वन साइडेड है। लेकिन उनका जो एंड डे था वो, जो कि प्रेसिडेंट बुश का भी रहा है, कि वो इजराइल को कह रहे हैं भाई तुम्हारी विक्ट्री हो गई, तुमने ईरान के मिसाइल रोक लिए, अब तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि जी आप अब मजीद ईरान पे इसका जवाबी हमला ना दें, क्योंकि आपने हमला किया था, उन्होंने उसका जवाब दे दिया। तो मेरा कहना यह है कि जो आप कह रहे हैं ना कि उर्दुन ने ये किया, फलां किया, कल आप परसों अखबारों पढ़ेंगे और मुल्कों ने भी जो इस इलाके के हैं, आजकल तो एक फेक न्यूज भी बड़ी चलती है। आई वुड लाइक टू वेट सही कितना हुआ है, क्या उनकी अपनी वेस्ट की फोर्सेस थी जो जॉर्डन में बेस्ड हैं जिन्होंने ये किया है, इसलिए मैं बहुत जल्दबाजी नहीं करूंगा। मुझे पता है आजकल जो बंदा अखबार में पढ़ता है, एक तो जो लिखने वाले हैं उनकी अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग आजकल फीलिंग्स होती हैं। अब जो ईरान जो सपोर्टर्स हैं इजराइल के, वो तो उनके लिए ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज थी। सही कसूरी साहब, ये हमला होना जी ये बताइएगा, रेड लाइन को क्रॉस करने के बराबर। सही, ये 1 अप्रैल को जो डमास्कस में अटैक इसराइल की तरफ से हुआ है, इससे पहले हमने ये देखा कि अगर हिजबुल्लाह को हथियार जा रहे हैं तो उसको इसराइल रोक लिया करता था, लेकिन अब तो डायरेक्टली वो अटैक कर रहे हैं इसी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को। और इसमें बताया ये भी गया ना कि जो IRGC है उनके जो कमांडर हैं उनकी भी हलाकतें हुई, तकरीबन 7 कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट की जाती हैं। तो आपको लगता है कि इसराइल ने भी अपनी स्ट्रैटेजी में एक शिफ्ट क्रिएट किया है कि पहले वो सिर्फ हथियार की सप्लाई को रोका करते थे इन एरियाज़ में, अब डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं ईरानियन एम्बेसीज को? नहीं, ये कोई नई बात नहीं। इसराइल तो ईरानी साइंटिस्ट को, ईरानी पर्सनल को बहुत देर से टारगेट कर रहा है, और वो इसलिए कामयाब हो रहा है, और ईरान के वो उसके पीछे मगरबी दुनिया खड़ी हुई है, उसके पीछे मगरबी टेक्नोलॉजी है। एक इसराइल को ये समझना कि वो एक वेस्ट एशिया की पावर है, नहीं, ये एक यूरोप की पावर है। ज़्यादातर लोग, काफ़ी हद तक मैं ख्याल 50% से ज़्यादा लोग जो है वो यूरोप से आके यहाँ आबाद हुए हैं। बड़े एडवांस्ड लोग थे साइंस और टेक्नोलॉजी में, और उनके जो लिंकेजेस हैं वेस्ट में, उसकी यूनिवर्सिटीज़ में, उसकी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, उसके मीडिया में, उसकी बैंकिंग में बहुत ज़्यादा है। इस इसराइल को ये समझना कि वो जी एक इस इलाके की पावर है, नहीं, वो एक यूरोपियन पावर है जो कि आके वहाँ मगरिब के मफादात का दिफा कर रही है। तो आपका ये, मैं इसलिए नहीं समझता कि ईरान ने इसलिए किया, ईरान तो बहुत पहले ही करना चाहता था अगर करता, लेकिन इसराइल ने मजबूर इसलिए किया कि जब आप उनकी एम्बेसी पे हमला कर देंगे तो अंडर इंटरनेशनल लॉ वो तो उनकी टेरिटरी तस्वुर होता है। यानी क्या करता ईरान? ईरान क्लेम कर रहा है बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी पावर है, और उसके पास मिसाइल्स टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी में उन्होंने बहुत एडवांस किया है। अगर वो कुछ भी ना करते तो उनके लिए मुसीबत थी। अब उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एडवांस वार्निंग दे के अमेरिका को कि हम हमला करेंगे, यानी कि जो उन्होंने तैयारी कर ली थी इजराइलीज ने, वेस्ट ने उनकी ड्रोन्स गिराने की, लग ये रहा है कि ईरान ने यह फैसला किया कि उसका आपके मकसद वहां
कत्लो गारत नहीं था जैसे इजराइल का मकसद होता है। हमास में कत्लो गारत, उनका मकसद एक मैसेज देना था कि अगर तुम ये करोगे तो हम इस हद तक जा सकते हैं। और ये ठीक है कि जो आयरन डोम जिसको कहा जा रहा है उसने बहुत सी मिसाइल रोकी हैं जी। लेकिन अगर बाज ना इजराइल आया, खुदा ना खास्ता अगर ये जंग बढ़ी तो ये सारे खत्ते के लिए तो खतरनाक होगी। बिल्कुल तो डर है कसूरी साहब, लेकिन ये जो ये कहा जाता है कि ज्यादा खतरनाक होगी, जो ये कहा जाता है कि कोई कॉस्ट इसकी पे नहीं करनी पड़ी इसराइल को। अब वो इसराइली मीडिया ही ये कह रहा है कि एक रात में तकरीबन 1.3 बिलियन डॉलर्स की कॉस्ट आई है आयरन डोम को एक्टिव रखने के लिए अगेंस्ट द ईरानियन मिसाइल्स। तो कॉस्ट तो बहुत बड़ी है ये, चाहे मॉनिटरी ही क्यों ना हो। देखिए, ईरान ने जो मिसाइल्स इतने वहां बरसाए हैं और जो ड्रोन्स भेजे हैं, ड्रोन्स में तो कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी नहीं, क्योंकि कई घंटे लगते हैं उसको पहुंचते हुए। मकसद ही ये था कि इनका जो आयरन डोम की शील्ड है उसको एग्जॉस्ट करना, इनके खर्चे बढ़ाना, इनको ये बावर कराना कि भाई हम इस पोजीशन में हैं कि तुम्हारे लिए हम खतरा बन सकते हैं। लेकिन उनका मकसद को कत्लो गारत नहीं था कि सिविलियंस पे हमला कर देते जैसे इजराइल कर रहा है। उनका एक मकसद मैं समझता हूं उन्होंने वही जरूर अचीव किया है। लेकिन ये कह देना कि इसके बाद क्या खतरे खत्म हो गए हैं कि इजराइल जवाब नहीं देगा, इसमें भी दो ख्यालात हैं। एक तो ये है कि जो कि वेस्ट के बहुत से जो लिखने वाले हैं, जैसे मैंने आपको टॉमस फ्रीडमैन का जिक्र किया, फिर मैंने आपको लीडर्स का जिक्र किया, प्रेसिडेंट बुश, वो ये कह रहे हैं तुम्हारी विक्ट्री हो गई, 99% तुमने रोक लिए, तुम तो जीत चुके हो, अब तुम्हें क्या जरूरत है जवाब देने की। ये उसका मकसद टू फोल्ड है। एक तो ये कि वेस्ट की टेक्नोलॉजी की सुपीरियरिटी को जाहिर करना, जो कि है वेस्ट की टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसराइल में इतनी ताकत नहीं है, ना इतने फाइनेंसेस हैं कि वो इस किस्म की आयरन डोम जो कि उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, इसराइल छोटा मुल्क है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने एक बाकायदा एक शील्ड बना दी है। तो एक तो अमेरिका के लिए बड़ा जरूरी था कि वो साबित करे कि उसकी टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस्ड है, तो उसने खुद भी जहाज गिराए हैं, उसने खुद भी ड्रोन्स गिराए हैं। मेरे समझ ख्याल मकसद ये, मेरे ख्याल से ईरान का जो था वो ये तो जरूर अचीव हो गया है कि हम कुछ ना कुछ तुम्हें नुकसान इतना पहुंचा सकते हैं कि अगली दफा अगर आपने हम पे हमला किया तो हम प्रोबेबली ज्यादा तबाहकुन करेंगे। तबाहकुन ये कर सकते हैं कि बजाय सिर्फ ड्रोन्स तो बड़ी देर लगाते हैं, लेकिन उनके पास तो ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड है जी, हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल्स करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ उसमें से आयरन डोम से निकल के नुकसान पहुंचा दे। क्या इजराइल इसके लिए तैयार है? इजराइल शायद तैयार ना हो, लेकिन प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है उनका तो इक़्तिदार जो है वो स्टेक पे लगा हुआ है। वो अपनी इक़्तिदार की खातर बहुत कुछ कर सकते हैं। वो ये भी कर सकते हैं कि मैं तो समझता हूँ पागलपन होगा एक ऐसा एक्शन इस वक्त लेना जब खुद ही क्लेम कर रहे हैं कि हमारी विक्ट्री हो गई, हमने रोक ली मिसाइल्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है, कई लोगों का ख्याल है कि इनकी सरिश्त ऐसी है नेतन्याहू की कि इनको एक किस्म की डिफीट नजर आ रही है। डिफीट जो क्या है कि एक रेड लाइन ईरान ने क्रॉस कर ली है, और रेड लाइन ये की है कि इजराइल के ऊपर हमला किसी ने इस नौयत का कभी किया नहीं, बिल्कुल इस तादाद में मिसाइल्स नहीं। कसूरी साहब, बिल्कुल आपने अमेरिकन रिस्पांस की बात की है। अब बेशक वो दे केम फॉर द सपोर्ट ऑफ देयर ब्रदर कंट्री, लेकिन साथ साथ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ईरान की हिम्मत ना होती हमला करने की। आपको लगता है कि इसमें कोई डिफरेंस होता इफ इट वाज नॉट फॉर जो बाइडेन और समवन एल्स? वो तो जी अमेरिका की अंदरूनी सियासत है, उसमें हर जायज़ नाजायज़ चीज़ जो है वो इस्तेमाल की जाती है जैसे हमारी सियासत में है। तो इसलिए उनका ये कह देना हिम्मत ना होती या उनकी इस किस्म की डिप्लोमेसी होती है, मैं इस पर क्या कमेंट करूँगा। अच्छा। ईरान जो हालात इजराइल ने पैदा किए हैं, या तो वो ये कहे कि मैं इजराइल को हालात पैदा ना करने देता। अगर वो चाहते हैं कि अरबों के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हों, जो कि उन्होंने पूरी कोशिश की और एक हद तक कामयाबी हुई, सऊदी अरब भी वो गए और मुल्कों में वो गए, तो फिर वो ये कोशिश करते कि इजराइल की अरब ममालिक से ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। और सऊदी अरेबिया की ये बॉटम लाइन थी कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे अगर आप 2 स्टेट सोल्यूशन एक्सेप्ट करें, यानी फ़लस्तीनियों का ये जो मसला है ये हल
हल की होने की तरफ जाए। सही। तो ये तो उनके अपने मफाद में था, डोनाल्ड ट्रंप के, अच्छा। कि वो ये कराते, वो बाइडन के मफाद में भी था। हुआ ये है कि हिजबुल्लाह ने जो अपने जो हमास ने हमला जो किया है, वो शायद यही उनको डर था कि ये जिस हिसाब से इब्राहिम अकॉर्ड्स के बाद जिस तेजी से मुख्तलिफ गल्फ स्टेट्स और गल्फ के अलावा और भी रियासतें, मोरक्को, सुडान, इस तरफ जा रहे थे, उनको ये डर था कि कहीं ये मामला ही ना खत्म हो जाए, बिल्कुल अरब कंट्रीज जो हैं वो सुलह कर लें। कसूरी साहब इस पर भी कमेंट कीजिएगा। जो अब स्पेकुलेशंस भी बहुत होती हैं इस तरह के मामलात में, अब बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि इट कुड लीड टू अ पॉसिबल न्यूक्लियर वॉर या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी। आपको लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज तो रूल्ड आउट है ना? कोई इतना सुसाइडल तो नहीं हो सकता कि वो न्यूक्लियर वॉर शुरू कर दे इस पर? नहीं, मुझे तो नहीं अभी ये लग रहा, खुदा ना करे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं तारीख का स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि जब कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होता कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जैसे किसी को तस्वुर भी ना हो, तो वाक़या हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुई है तो क्राउन प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया को कत्ल हो गया था इधर बॉस्निया में, को किसी को वहमो गुमान में नहीं था, सर्बियंस पे इल्जाम लगा था। मिलियंस ऑफ पीपल विल डाई इंक्लूडिंग इंडियंस, इंडियन सोल्जर्स। उसमें तो पाकिस्तान नहीं था, सब कॉन्टिनेंट के सोल्जर्स भी उसमें जाके मरे थे। किसी को ये ख्याल तो नहीं था कि कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रिया का मरेगा, नतीजे में सारी दुनिया आग में झोंकती जाएगी। तो जी, तो मैं आपको इस तरह क्राउन प्रिंस फर्डिनेंड जो था, इसलिए कोई ये इस किस्म के आप तज्जिए करने अंदाजे लगा सकते हैं। मेरा लग रहा है कि नहीं, ना रूस चाहता है, ना चीन चाहता है, ना अमेरिका चाहता है, क्योंकि इन तीनों की इस वक्त और भी बड़ी कमिटमेंट्स है। चाइना इज इंटरेस्टेड इन इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसको ये डर है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका उसको कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है, जापान और फिलीपींस को साथ मिला के, और उसने ऑकस और फलानी और क्वाड बहुत सी चीज़ें वहाँ की हुई हैं। इंडिया को भी शामिल कर लिया है, उनको चाइना को एक आइसोलेट करने के लिए, जिसमें वो कामयाब तो नहीं होंगे। चाइना इतनी बड़ी पावर है कि उनको कौन आइसोलेट कर सकता है। कसूरी साहब, वैसे ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट यू हैव बीन अ फॉरेन मिनिस्टर इन द पास्ट। आपको लगता है कि ईरान हैज सम सॉर्ट ऑफ अ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एट दिस पॉइंट? देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, अगर वो ऐलान ही कर दें कि हम न्यूक्लियर पावर है, हालांकि वो तो नहीं करेंगे, वो तो इसराइल भी नहीं मानता है, और हमारे नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अगर वो ऐलान कर दें और कहे कि हमने उस वक्त तक शुरू किया है जब हमें खतरा था, क्योंकि उन्होंने पहले कहा कि हम तो इसको अपने मजहब के भी खिलाफ समझते हैं, सही, न्यूक्लियर वेपन्स को। लेकिन अगर वो कल ऐलान कर दें कि जी हाँ, हमने ये 6 महीने में जो हुआ है, हम इस नतीजे पहुंचे कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक मौका उनके पास है। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो रिस्क लेंगे, क्योंकि पहली एफर्ट होगी वेस्ट की कि उनको न्यूक्लियर प्रोग्राम को, अगर वो आपने मुझसे सवाल पूछा है, इन्फेंसी में भी है तो उसे खत्म कर दिया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई ऐसा ऐलान करेंगे, और पहले ऐलान कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, को डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको भी कौन मानता था जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, आपको भी 7 के मुकाबले में 8, 5 के मुकाबले में 6 करने पड़े थे, तो तभी तो लोग, दुनिया मानी थी कि आप न्यूक्लियर पावर है। तो ईरान जब तो पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेट ना करे सही इन हालात में, उसके लिए बड़ा खतरा है, बहुत खतरा है, बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता। सही, हाँ, ये मुझे जरूर पता है कि यूरेनियम एनरिचमेंट की उनकी कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि शायद 5-6 महीने में न्यूक्लियर पावर चाहे तो बन सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद कसूरी साहब हमारे मौजूद थे। उनका कहना यही था कि इस स्टेज के ऊपर ये नहीं कह सकते कि ईरान का एक फंक्शनल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो नहीं समझते कि ये सारा कॉन्फ्लिक्ट इतना एस्केलेट कर सकता है कि न्यूक्लियर वॉर की एक सूरत हाल पैदा हो जाए। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद डिस्कशन भी करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है, इस पर अब सवाल यही किया जा रहा है कि आया इसराइल एक मरतबा फिर से इसको रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं, और यूएन का रोल क्या होगा। इसके साथ साथ जो ईरानी सदर हैं उनका दौरा पाकिस्तान भी जल्द मुतवक्के है।
तो उसकी इस तनाजुर में क्या अहमियत है, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। कामरान यूसुफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ से, तजिया निगार हैं, सहाफ़ी हैं। इसके साथ साथ अफजल रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ईरानी सहाफ़ी हैं, IRNA के एडिटर भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, आपको क्या लगता है, सबसे पहले तो जो 1 अप्रैल का अटैक था इसराइल की तरफ से दमास्कस में जो एम्बेसी थी ईरान की, उसके रिस्पांस में जो ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है, कहा यह जा रहा है कि एक्सपोज किया है किसी हद तक इसराइल को, और एक टेस्ट केस भी था उनके लिए कि वो ये जांचना चाह रहे थे कि कैसा रिस्पांस आता है, वेस्टर्न एलाइड कंट्रीज़ कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, और इस सारी सूरत हाल से वो अब लेसन लर्न करेंगे और फ्यूचर में मज़ीद एक फॉर्मिडेबल अटैक भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि दिस बैटल इज़ गोइंग टू गो ऑन? बिल्कुल, आई थिंक बैटल तो बिल्कुल चलती रहेगी, इट्स अ लॉन्ग बैटल, और इसमें आई थिंक 2-3 एस्पेक्ट्स इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि गुज़श्ता 30 साल में अगर आप देखें, इजराइल जो है वो टारगेट असैसिनेशंस कर रहा है। मसलन उसने कम से कम 6 से 8 जो हाई प्रोफाइल जो इरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको असैसिनेट किया, फिर जो इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के सीनियर कमांडर्स हैं इसी तरह से उनकी टारगेट असैसिनेशंस की। लेकिन ईरान ने कभी भी बराह रास्त अपनी सरजमीन से इसराइल के ऊपर हमला नहीं किया, और उसकी वजह शायद यही समझी जाती थी कि इसराइल जो है वो इतना इनविंसिबल है कि अगर ईरान बराह रास्त उसके ऊपर हमला करेगा तो इसराइल जो है वो उसकी जो रिटेलिएशन होगी शायद वो ईरान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन जो 1 अप्रैल का डोमेस्कस का जो इंसिडेंट है जिसका आपने जिक्र किया, उसके बाद फिर आई थिंक ईरान ने ये फैसला किया कि ये जो एक न्यू नॉर्मल या एक प्रेसिडेंट सेट किया हुआ है इसराइल ने कि वो जब भी कार्रवाई करते हैं हमारे खिलाफ, हमारे इंटरेस्ट को टारगेट करते हैं और उसके बाद दे सिंपली गेट अवे विद दैट, इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। तो कम से कम उस मिथ को उन्होंने चैलेंज किया है ईरान ने, जो टारगेट किया है कम से कम 330 जो मिसाइल और ड्रोन्स फायर किए हैं इसराइल के ऊपर, और उसमें आई थिंक एक डिबेटेबल पॉइंट है कि ये किसकी विक्ट्री है। अगर मिलिटरीली देखें तो एक बात ये कही जा रही है कि शायद जो इसराइल है कम से कम अपने एलाइज के साथ मिलकर, उसमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस शामिल हैं, कि जिस तरीके से बेशतर जो मिसाइल थे, ड्रोन तो जॉर्डन भी शामिल हो गए, इंटरसेप्ट कर लिया। तो मिलिटरी जी बिल्कुल, जॉर्डन का भी नाम लिया जा रहा है। तो बेशतर जो उसमें मिसाइल या बाकी जो इस तरह के प्रोजेक्टाइल्स थे उनको इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन जो उसकी फ्लिप साइड है वो ये कह रहे हैं कि ईरान के इस हमले की वजह से इजराइल मजबूर हुआ वो एयर डिफेंस और टेक्नोलॉजी अपनी एक्सपोज करने के लिए जो उसने अभी तक छुपा के रखी थी। मसलन जो उनका 3 टियर या मल्टी लेयर उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, या जो एरो 3 था, एरो 3 जो है इससे पहले आज तक इजराइल ने डिप्लॉय नहीं किया, लेकिन इस दफा ईरान के हमले को काउंटर करने के लिए उनको वो डिप्लॉय करना पड़ा। तो एक जो डिफेंस एक्सपर्ट्स ये समझते हैं कि ईरान ने कम से कम एक्सपोज किया है इसराइल को जो भी उनके एयर डिफेंस सिस्टम थे। तो मुस्तकबिल में अगर ईरान इस तरह की कोई प्लानिंग करेगा तो एटलीस्ट दे हैव अ क्लियर आइडिया कि इसराइल का वो एयर डिफेंस सिस्टम क्या है। तो इसलिए आई थिंक इट्स एन ऑन गोइंग डिबेट और ये इट्स अ लॉन्ग बैटल एंड लूपहोल्स जो हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं इसमें। अफजल, आप क्या समझते हैं ईरानियन मीडिया कैसे रिसीव कर रहा है इस सारी सूरत हाल को? क्योंकि बताया तो यही गया कि 99% जो मिसाइल्स थे वो इंटरसेप्ट कर लिए आयरन डोम ने, लेकिन फिर भी नेवाटिम की एयरबेस पे कुछ नुकसान पहुंचा और कुछ मिसाइल्स ने आयरन डोम को एस्केप भी किया उसके बावजूद। तो इसके ऊपर अब ईरानियन जो रिसीविंग है इस सारे वाक़े की, वो क्या देख रहे हैं आप? जिस एयरबेस के आप बिल्कुल इशारा कर रहे हैं, ये भी उन मिलिट्री टारगेट्स के शामिल थी। ईरानियन मिलिट्री और इंडिकेट कर रहे हैं कि बड़ी कामयाबी से टारगेट किया। लेकिन अगर हम इस ऑपरेशन की कामयाबी या कैजुअलिटीज या कितने % दोनों साइड से कामयाब रहे, ये कोई आई थिंक लाहासिल बहस है। एक्चुअल बात यह है कि ईरान ने इजराइल की वो जो नाकाबिल तस्खीर होने की जो ताबू था उसको तोड़ दिया, वो उसको चैलेंज कर दिया। राइटली सेड कोलीग्स कामरान साहब के पिछले कई सालों से इजराइल ने एक असैसिनेशन गेम अक्रॉस द बॉर्डर इनसाइड ईरान और आउटसाइड ईरान, स्पेशली खित्ते में जो ईरान के इंटरेस्ट हैं उनको टारगेट किया और कम बेशतर ऑन भी नहीं किया ताकि ये डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके ऊपर असरअंदाज ना हो। लेकिन जो 1 और 2 अप्रैल जो वाकया रुनमा हुआ सीरियन कैपिटल में, अब ईरान ने बिल्कुल यही डिसीजन ले लिया कि असैसिनेशन गेम या जो इनडायरेक्ट अटैक्स
इसराइल करते आ रहे हैं, लेकिन इस पर खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। मैं समझता हूँ कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ईरान ने गुज़श्ता रोज ये डिफेंसिव स्टेप ले लिया। उससे पहले फॉरेन मिनिस्टर अमीर अब्दुल्लाहियान ने कुछ अहम ममालिक का दौरा किया था। उनको बिकॉज ईरान अपने जोग्राफिकल नेबर्स को अपने ब्रादर हमसाया ममालिक समझते हैं और उसी की इज्जत या उसी का एहतराम करते हुए उनको शायद ये पैगाम देने के लिए गए कि हम अपने डिसीजन में सीरियस हैं और आप लोगों से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि इस हमारी लड़ाई और हमारी रिटेलिएशन में या हमारे साथ दें, या अगर इतना भी नहीं कर सकते तो आप लोगों को स्टेप बैक होना चाहिए, नहीं तो इस पे वो ममालिक भी शामिल होंगे जो इसराइल को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है कामरान, एक और मसला ये है लैक ऑफ क्लैरिटी का, खसूसन पाकिस्तानी जो सर्कल्स हैं उनमें, कि बहुत से लोग इसको ये समझ रहे हैं कि दिस इज़ बेसिकली अ रिस्पॉन्स टू दी एट्रॉसिटीज़ जो कि पैलेस्तीन में इसराइल कर रहा है। आपको लगता है उससे भी इसका कोई लिंक है, या फिर ये सोलली जो 1 अप्रैल का वाकया है उसकी रिटेलिएशन थी ईरान की तरफ से? आई थिंक जो प्योरली ये वाला जो इंसिडेंट है, आई थिंक इसका जो गजा में जो भी एट्रॉसिटीज कमिट कर रहा है इसराइल, उसके साथ तो नहीं है, क्योंकि क्लियरली जो डोमेस्टिस में इसराइल ने कार्रवाई की, जो बॉम्बिंग की, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल लॉ के तहत भी जिस मुल्क में भी आपकी एम्बेसी हो, सिफारत खाना हो, तो उसको आपकी सरजमीन समझा जाता है। तो ईरान ने क्लियरली उसे अपनी सरजमीन के ऊपर बराह रास्त हमला तस्वुर किया, और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये बहुत अरसे से गेम चलती आ रही थी और ईरान रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था, तो एक उस जो मिथ है उसको वो चैलेंज करना चाहते थे। तो डायरेक्टली तो उसका लिंक नहीं है, लेकिन जाहिर है कि जो उसका फॉल आउट है उसका यकीनी तौर पर गजा की सिचुएशन के ऊपर फर्क पड़ेगा, ये तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्लियरली ये जो इजराइल और ईरान की एक पुरानी आप कह सकते हैं मखासमत चलती आ रही है, ये उस तनाजुर में इसको देखना चाहिए। सही। और अफजल, ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की बात होती है जिसमें हूतीज़ भी आते हैं, अगर हम यमन की बात करें, लेबनान में हिजबुल्लाह है, साथ साथ प्रो ईरानियन मिलिशिया है इराक के अंदर, आपको लगता है कि अब वो जो प्रॉक्सी वॉरफेयर था ईरान और इसराइल के दरमियान वो अब किसी हद तक अपनी इख्तिताम को पहुंच रहा है और अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन आप देख रहे हैं, या उनको भी ऑन द साइडलाइंस ईरान सपोर्ट करता रहेगा? मोरालिटी और पॉलिटिकल सपोर्ट तो ईरान के शुरू से भी है, और आई थिंक 7 अक्टूबर 2023 तूफान अल-अक्सा के आगाज के बाद इजराइल को चैलेंज देने वाली ये तंजीमें मजीद रूनमा हो गई। और मैं समझता हूँ अगर इजरायली क़यादत की तरफ से जो ये क्लेम कर रही है, दावा कर रहे हैं कि हम रिटेलिएशन करेंगे और डायरेक्ट ईरान को हिट करेंगे, जिस टाइम ईरान ने ये रेजिस्टेंट फोर्सेस की हिमायत जारी रखी है खित्ते में, न सिर्फ तूफान अल-अक्सा के आगाज के बाद बल्कि उससे पहले भी, मैं समझता हूँ ये तंजीमें उस वक्त भी शायद मैदान में आए और यही सोचेंगे, जबकि ईरान ने इनकी हिमायत की थी, चाहे यमन में हो, इराक में, या सीरिया या लबनान में, तो यही तंजीमें यही सोच रहे होंगे उस टाइम के दूज who stood with us, we will stand by them, तो उनकी भी हिमायत रहेगी ईरान के लिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कामरान, ये अब एक और पाकिस्तान के लिए जो एक कॉम्प्रहेंसिव चीज़ है वो ये है कि 22 अप्रैल कहा जा रहा है कि ईरानियन प्रेसिडेंट जो हैं वो विज़िट करेंगे पाकिस्तान का। इससे पहले एक डिबेट ये भी थी कि गैस पाइपलाइन का मंसूबा अगर रिज्यूम होता है तो अमेरिका कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, सैंक्शन लग सकती है या फिर कोई रिलीफ मिल सकती है हमें। आपको लगता है कि इस वाक़े के बाद तो अब मज़ीद मुश्किल होने वाली है पाकिस्तान का, अगर कोई मंसूबा ईरान के साथ होता है उसको क्लीन चिट मिलने में? बिल्कुल, आई थिंक काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, क्योंकि ईरान के इस जवाबी कार्रवाई ने एक काम जो किया है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो माजी में भी जो डील हुई वेस्ट की और ईरान की, तो उसके हवाले से अगर आप देखें वो JCPOA के साथ बहुत से अमेरिका, जी बिल्कुल, इसराइल के साथ जो उनके यूरोपियन इत्तेहादी हैं, इवन अमेरिका के अंदर भी कोई एक पेज पर उस तरह से नहीं थे, क्योंकि इसराइल की हमेशा से ये कोशिश रही है कि आप कंप्लीटली जो डिस्ट्रॉय कर दें जो ईरान की जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन बहुत से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी ज़रा अप्रोच डिफरेंट थी, इवन अमेरिका के अंदर भी अप्रोच डिफरेंट थी। इस जो इंसिडेंट ने एक काम किया है कि कम से कम तमाम जो यूरोपियन इत्तेहादी हैं इसराइल के, जो अमेरिका है,
उसको कंप्लीटली इजराइल के साथ ला के खड़ा किया है। और अब जो बात हो रही है, जैसे अमेरिका ये कह रहा है कि वो कोई ऑफेंसिव जो भी अगर कार्रवाई होगी, रिटेलिएशन होगी, उसमें तो उनका साथ नहीं देंगे। लेकिन कल भी जो इन वेस्टर्न कंट्रीज जिनकी आप बात कर रहे हैं, मजीद नई इक्तसादी पाबंदियां लगाने की ईरान के ऊपर, मजीद उनको आइसोलेट करने के हवाले से, तो अगर आप वो मामलात देखें तो फिर डेफिनेटली अमेरिका पहले भी इसके हक में नहीं था कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन को कंप्लीट करे, और ये जो लेटेस्ट सिचुएशन डेवलप हुई है उसके बाद तो आई थिंक इट्स अ डॉन्टिंग टास्क पाकिस्तान के लिए। तो इसलिए आई थिंक पहले भी काफी चैलेंजेस थे, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए कि आप इस मौजूदा सूरत हाल में ईरान जो गैस पाइपलाइन है उसको कंप्लीट करें। ठीक है अफजल, अब ये जो बात कर रहे हैं कामरान भी कि वेस्टर्न कंट्रीज भी अब मजीद करीब आ चुके हैं इसराइली डिफेंस के लिए, लेकिन अब उनके अपने ममालिक में भी उनको रेजिस्टेंस का सामना है ना, क्योंकि पैलेस्टीनियन विक्टिम्स के लिए बड़े मैसिव नंबर में एहतजाज होते हैं। तो आपको लगता है कि ये वेस्टर्न गवर्नमेंट्स बड़ी देर तक सस्टेन कर सकती हैं विद इसराइल? देखिए, आप नेशन के नैरेटिव का मुकाबला नहीं कर सकते। जितने लाख चाहे नेटो मेंबर्स, वेस्टर्न एलाइज इंक्लूडिंग यूएस, अमेरिका, इसराइल की सपोर्ट में आ जाएं, लेकिन आप देख रहे हैं मुस्लिम ममालिक से ज्यादा तो आजकल वेस्टर्न सोसाइटी में पैलेस्टाइन और गाजा में सीज फायर के लिए आवाजें उठ रही हैं। और जहां तक इसराइल ये क्लेम कर रहे हैं कि ये एक नई स्टेप उठाएगा ईरान के खिलाफ, मैं नहीं समझता, क्योंकि अमेरिका में एक इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि ये अमेरिका को एक बूस्ट मिलेगा कि गाजा में सीज फायर करने की कोशिश करें, इसराइल को लगाम दे और उनके साथ साथ नेटो एलाइज को भी साथ कर दें। और इसराइल पर अटैक करने या ना करने से मैं नहीं समझता कि अमेरिका अपने अप्रोच पाकिस्तान के मफादात में जो प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ चेंज कर ले। पहले भी अमेरिका ने हर्डल्स किए हैं आईपी गैस पाइपलाइन पे, बाद में भी करेंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि ईरान हमला करता या ना करता, इसमें अमेरिकी अप्रोच या वेस्टर्न ममालिक के अप्रोच में चेंजिंग आ जाए। ईरानी सदर का व्यू है। अफजल, ये दौरा होने जा रहा है ईरानियन प्रेसिडेंट का पाकिस्तान का, इसकी इंपॉर्टेंस फिर क्या रहेगी अगर इसमें कोई ऐसा मंसूबा तय नहीं हो पाता? तो देखिए, डेफिनेटली प्रेसिडेंट रईसी पाकिस्तानी क़ियादत के साथ वो इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे जो ईरान इस वक्त उस सलूशन के साथ इराक को बिजली दे रहा है, तुर्की को गैस दे रहा है, तुर्कमेनिस्तान के साथ गैस स्वैपिंग के। जरूर ईरानी ऑफिशियल्स अपने आइडियाज और इनिशिएटिव पाकिस्तानी हुकूमत के साथ शेयर करेंगे। और पिछले साल जब प्रेसिडेंट रईसी और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शरीफ साहब की जो 0 पॉइंट पे मुलाकात हुई थी, वहां पे दोनों क़यादत ने इस बात पर इत्तेफाक किया था कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अपने नेगोशिएशन से आगे ले जाके इसको जामे अमली, इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाएं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को चाहिए, जिस तरह दूसरे ममालिक इस वक्त ईरान के 16 ममालिक के साथ रीजन में बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी है और एनर्जी स्वैपिंग, एनर्जी एक्सपोर्ट भी है, तो पाकिस्तानी क़यादत को चाहिए कि बियॉन्ड दी सैंक्शन वेवर फ्रॉम द यूएस और जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस से उस इनिशिएटिव का फायदा उठाएं। सही, ठीक है जी। आखिरी सवाल कामरान मेरा, ये जो अब दौरा होने जा रहा है 22 अप्रैल को, अब इससे पहले पाकिस्तान और ईरान के दरमियान भी कन्फ्रंटेशन हुई है चंद माह पहले, और हमने अक्रॉस द बॉर्डर जाके वहां पर कुछ हाइडआउट्स को टारगेट भी किया था। आपको लगता है कि इस दौरे में एक पॉजिटिव समत में जाने के लिए जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो भी खासी अहमियत के हामिल हैं कि दोबारा वो वाक़यात रिपीट ना हो सकें? आई थिंक इनफैक्ट ये जो दौरा हो रहा है ईरान के सदर का, ये उसी तनाजुर में हो रहा है, क्योंकि जब जनवरी में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैर मामूली तौर पर एक कशीदगी बढ़ गई थी, और उसके बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा विद इन डेज ऑफ दैट मिसाइल एक्सचेंजेस पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, और दोनों ने उसी वक्त ही ये फैसला किया था, बल्कि ईरान को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया था कि ये उनसे एक गलत जो स्टेप उन्होंने लिया है। तो उस वक्त जो सीरीज ऑफ मेजर्स दोनों मुल्कों ने अनाउंस किए थे, एक तो जो न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट्स हैं, कुछ हॉटलाइन एस्टैब्लिश करने की बात हो रही थी कि फ्यूचर में इस तरह के इंसिडेंट ना हो, और उसमें दोनों मुल्कों के दरमियान जो मिसट्रस्ट को कम करने के लिए ये उसी वक्त फैसला हुआ था कि जब पाकिस्तान में उस वक्त आम इंतखाबात नहीं हुए थे, जब 8 फरवरी के इंतखाबात हो जाएंगे, नई गवर्नमेंट आएगी, तो ईरान के सदर फिर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तो इसलिए जो रीजन में जो बाकी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो तो अपनी जगह पे, लेकिन जो पाकिस्तान और ईरान के बायलैटरल रिलेशनशिप के हवाले से ये दौरा आई थिंक इंपॉर्टेंट है, गिवन द फैक्ट कि जनवरी में जो भी कशीदगी हमारी बढ़ी। तो आई एम श्योर कि इस दौरे के दौरान बहुत से ऐसे स्टेप्स
जो दोनों मुल्क कंसिडर कर रहे थे उस पर बात होगी, ताकि फ्यूचर में दोनों मुल्कों के दरमियान कोई टेंशन इस तरह बिल्कुल पाक ईरान रिलेशंस के लिए भी ये दौरा खासी अहमियत का हामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ साहब और अफजल रज़ा हमारे साथ थे। और अब देखना यह है कि जो ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान है उसमें जो अमेरिकन सैंक्शंस हैं उसको अवॉइड करते हुए कौन कौन से ऐसे मुआहदे तय पाते हैं जिससे दोनों ममालिक का फ़ायदा और साथ साथ कशीदगी जो कि जनवरी के महीने में हमने देखी वो रिपीट ना हो सके। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।